अब से ठीक 21 घंटे के बाद बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। 18 जिलों की 121 सीटों पर किसकी हवा टाइट है, कहां कांटे की फाइट है, इसका रुझान आना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले फेज की वोटिंग से 24 घंटे पहले बिहार की सियासत में कट्टे को लेकर जबरदस्त बवाल है। बड़ी खबर यह है कि समस्तीपुर में आरजेडी के मंच से कट्टा सॉन्ग गाया गया और ये गाना एक छोटे से बच्चे ने गाया। आप देखिए, बच्चे की उम्र कोई बहुत ज्यादा है नहीं। समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वोटरों की अपील थी और इस अपील के बीच में ये कट्टे वाला गाना था। पहले आप गाना सुनिए, फिर आगे की खबर। अब सोचिए, छोटे से बच्चे से कट्टा कल्चर, रंगदारी कल्चर को एंडोर्स करवाया जा रहा है। माला पहनाकर पहले बच्चे का स्वागत किया गया और जब बच्चे ने मंच से तेजस्वी की सरकार बनने पर कट्टा लेकर बाजार में घूमने की बात कही तो किसी ने उसे रोका तो नहीं, बल्कि उल्टा मंच पर ही मौजूद मोइनुद्दीन नगर के आरजेडी प्रत्याशी एसडीआर यादव और उनके समर्थक जोरदार ताली बजाते दिखे। इस गाने को लेकर बीजेपी तेजस्वी यादव पर हमलावर है। वो ये कह रही है कि आरजेडी जब भी सत्ता में आई है, बच्चों को कलम की जगह कट्टा पकड़ाया गया है। इधर मोकामा में ललन सिंह के बयान पर भी सियासत तेज हो गई है। ललन सिंह ने मोकामा में अनंत सिंह का प्रचार करते हुए बोला था कि विपक्ष का कोई नेता घर से निकलना चाहे तो उसे निकलने मत दो। ललन सिंह के इस बयान पर तेजस्वी ने जबरदस्त पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या बिहार में ललन सिंह के बाप का राज है। तेजस्वी ने कहा कि ललन सिंह खुलेआम दलितों, गरीबों, अति पिछड़ों को मतदान से रोकने की बात कर रहे हैं और ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। तेजस्वी ने इस मामले में आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश चल रही है। सब लोग एक होइए। देखिए ललन सिंह क्या बोले आज मोकामा में। ललन सिंह बोले कि कोई गरीब अति पिछड़ा तो घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए। इनके बाप का राज है, ललन सिंह के बाप का राज है। ये लोकतंत्र में, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। ये तानाशाही लोगों को सबक सिखाना होगा। सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है, बताइए। क्या बात बोल। अब चुनाव आयोग कहा है, अरे भाई सब लोग एक होइए। देखिए ललन सिंह क्या बोले आज मोकामा में। ललन सिंह बोले कि कोई गरीब अति पिछड़ा तो घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए। इनके बाप का राज है, ललन सिंह के बाप का राज है। ये लोकतंत्र में, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। ये तानाशाही लोगों को सबक सिखाना होगा। सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है, बताइए। क्या बात बोल। अब चुनाव आयोग कहा है, अरे भाई। दरअसल अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह उनका प्रचार करने के लिए मोकामा पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया था। इस बयान को लेकर ललन सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। इस पर ललन सिंह ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथे अपन वोट गिरावा और आके घर में
इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें। दरअसल मुगामा में इस बार दो बड़े बाहुबलियों की टक्कर है। एक तरफ अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी है। अनंत सिंह जेडीयू से उम्मीदवार हैं तो सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आरजेडी ने टिकट दिया है। अनंत सिंह फिलहाल जेल में हैं। उन पर दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप है। नीतीश चंद्र हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। अब बात तो गंभीर कह दी ललन सिंह ने। अब इस पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, क्या पुलिस का एक्शन होता है, इसे लेकर तो सवाल उठेंगे और विपक्ष के हाथ मिला ये एक मौका है। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की भी गई है। ललन सिंह पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और अब जाहिर है उसके बाद उसी आधार पर नेताओं की बयानबाजी भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में कल ललन सिंह पर हमला बोला है तो अब माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से भी इस तरह के बयान आएंगे। और चूंकि देखिए चुनाव बिल्कुल सामने है और इसलिए अपने वोटरों को गोलबंद करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ललन सिंह को मालूम है कि वहाँ सूरजभान सिंह की पत्नी भूमिहार जाति से आती हैं और अनंत सिंह भी भूमिहारी जाति से आते हैं, तो भूमिहार वोटों का बंटवारा होगा। और सूरजभान सिंह के पक्ष में जो कुछ नेता, स्थानीय नेता हैं, उनको लक्ष्य करके ललन सिंह ने कहा कि कुछ एक दो नेता हैं जो वोट देने के लिए जब जाएं तो ठीक है, बहुत जिद करें तो उनको तो आप जाने दें, लेकिन दूसरों को जब दिलवाने के लिए वो कहें तो वो उनको घर में ही आप रोक दें। जाहिर है ये बात जैसे ही सामने आई उसके बाद हंगामा होना तय था और यही कारण है कि उस पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। अब देखना यह है कि मोकामा की लड़ाई आगे किस तरह से बढ़ती है, क्योंकि कल ही वहां पर वोटिंग है और जब वोटिंग होगी तो जो हाल में जो घटनाक्रम हुआ है, जो एक हत्याकांड हुआ, दुलारचंद हत्याकांड, उसका असर माना जा रहा है साफ तौर पर वहाँ के वोटिंग पर देखने को मिलेगा। और जो जातीय गोलबंदी जिस तरह से वहाँ थी, जो जातीय समीकरण था, उसमें थोड़ा फेरबदल जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि वो नतीजों से ही पता चलेगा कि किस तरह का फेरबदल हुआ है। जी, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पहले फेज के चुनाव में कई बाहुबली मैदान में है। मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान से लेकर रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा तक पहले फेज में दबंगों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव को टिकट दिया गया। रीतलाल यादव का मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल यादव से है। वहीं सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की टक्कर जेडीयू के विकास कुमार सिंह से है। वैशाली की बात करें तो लालगंज से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी वैशाली शुक्ला मैदान में है। वैशाली शुक्ला के सामने बीजेपी के संजय कुमार सिंह को उतारा गया है। इधर मोकामा से आरजेडी ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया तो उनके सामने मैदान में जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह है। जेडीयू ने भी कई बाहुबलियों पर दाव लगाया है। अनंत सिंह के अलावा गोपालगंज के कुचायकोट सीट से अमरिंदर उर्फ पप्पू पांडे को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह सारण की एकमा सीट से वो उम्मीदवार है। इधर बीजेपी ने तरारी विधानसभा सीट से बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को मैदान में उतारा है। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। करीब 21 घंटे के बाद बिहार के 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट से मुकेश सहनी ने अपने कैंडिडेचर को वापस ले लिया है। मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को गौड़ाबौराम से मैदान से हटा दिया। आरजेडी के उम्मीदवार अफजल अली खान को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। मुकेश सहनी ने यहां फ्रेंडली फाइट को खत्म करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने भी मुकेश सहनी के फैसले का समर्थन कर दिया। यानी कि गौड़ाबौराम में अब महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर होगी। यहां एक और बीजेपी के सुजीत कुमार हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से आरजेडी के अफजल अली ताल ठोक रहे हैं। दरअसल महागठबंधन में सीट बंटवारे में गौड़ाबौराम सीट वीआईपी के कोटे में आई थी। पहले मुकेश सहनी यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, बाद में उन्होंने अपने भाई संतोष सहनी को मैदान में उतार दिया। तेजस्वी यादव भी 30 अक्टूबर को संतोष के लिए प्रचार करने पहुंचे और उनके लिए वोट भी मांगा, लेकिन अब मुकेश सहनी ने संतोष सहनी को मैदान से हटा दिया है और अब आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली को समर्थन जता दिया है। तो आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि यहाँ से जो वीआईपी प्रत्याशी जो हमारे संतोष सहनी जी हैं,
इनको आप लोग वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे अफजल अली जी को समझाते और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लड़े, लेकिन वो नहीं समझे और मुझे लगता है कि वो ना समझ पाए, तो दूसरे पक्ष को हमने समझाया और दूसरा पक्ष संतोष सैनी समझ लिए। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी छोटे भाई हैं, और एक भाई को त्याग करना था तो वो नहीं त्याग किए, तो संतोष सैनी त्याग किए और इसका मैंने घोषणा किया, क्योंकि ये जीतेंगे तो महागठबंधन का सरकार बनेंगे, आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी हार होगा, और जब हार होगा तो हमारी सरकार जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार वाला सरकार वो नहीं बन पाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर वोटिंग से महज 36 घंटे पहले मुकेश सहनी ने गौड़ाबोराम के चुनावी मैदान से अपने भाई को क्यों हटा लिया, जबकि गौड़ाबोराम को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की थी। सीट समझौते में इसे लेकर बहुत देर तक चर्चा भी चली थी। तो इसे समझने के लिए आपको गौड़ाबोराम सीट के वोट समीकरण को समझना होगा। दरअसल ये मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा 25% मुस्लिम मतदाता हैं, 18% दलित मतदाता हैं, 9% यादव है, तो 23% ब्राह्मण वोटर्स हैं। आरजेडी ने यहाँ माय समीकरण के तहत मुस्लिम कैंडिडेट अफजल अली को टिकट दिया। अफजल अली ने पर्चा भी भर दिया। इसके बाद मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को मैदान में उतार दिया। आरजेडी ने अफजल अली को पहले नामांकन वापस लेने के लिए कहा। जब उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया तो 3 नवंबर को पार्टी से भी बाहर निकाल दिया। इससे लेकर वहां पर मुस्लिम वोटर्स में बड़ी नाराजगी देखी जा रही थी और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए, वोटों का बंटवारा रोकने के लिए मुकेश सहनी ने अपने भाई को चुनावी मैदान से बाहर हटा लिया। अब तेजस्वी मुकेश सहनी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी ने अपने भाई को वापस कर लिया, समझौता अच्छा दिख रहा है महागठबंधन के लिए। देखिए, जो वो तो उनका निर्णय है, हम लोग जो है अब जो उनका निर्णय है तो इसमें हम लोग अलग थोड़ी है। दरअसल मुकेश सहनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम का चेहरा बताया। माना जा रहा है कि मुकेश सहनी पर इसे लेकर बहुत दबाव था, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी से आरजेडी को कई सीटों पर नुकसान हो सकता था। इसलिए मुकेश सहनी ने कैंडिडेट वापस ले लिया। सवाल यह है कि वोटिंग से 36 घंटे पहले मैदान से हटने से किसका फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। अगर फायदे की बात करें तो इसके जरिए महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट तो खत्म कर ली गई, साथ ही वोटों के बंटवारे को रोकने का प्रयास भी हुआ। नुकसान यह है कि ईवीएम पर वीआईपी के उम्मीदवार का नाम और सिंबल दोनों रहेगा, क्योंकि नामांकन वापसी के बाद यह फैसला लिया गया। ऐसे में सहनी के सपोर्टर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा ये भी कि आखिरी वक्त में चुनावी मैदान से कैंडिडेट को हटाने से निषाद वोटर्स में नाराजगी हो सकती है। जो निषाद वोटर्स संतोष सहनी के साथ थे, उनके उत्साह में भी कमी आ सकती है और वो महागठबंधन के खिलाफ भी वोट डाल सकते हैं। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस विधानसभा में हम बैठे हैं, यहां से उनके भाई उम्मीदवार थे। गठबंधन में ये सीट वीआईपी को मिली थी, लेकिन फिलहाल यहां एक बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ सर, किन हालात में हुआ? देखिए, स्टार्टिंग में ही कुछ सीटों पे वीआईपी भी दावेदारी था और आरजेडी का भी दावेदारी था। कुछ जगह आरजेडी में ने कैंडिडेट दे दिया था, कुछ जगह वीआईपी भी कैंडिडेट दे दिया था। और उसके बाद हम लोगों का जब समझौता हुआ तो कुछ जगह से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट को विड्रॉल किया, कुछ जगह से वीआईपी पार्टी ने अपना कैंडिडेट को विड्रॉल किया। जो नंबर की बात था उस नंबर पे हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन कुछ सीट पर ऐसा हुआ कि विड्रॉल का जो टाइम है उसके बाद सहमति बन पाया और कहीं पे विड्रॉल नहीं हो पाया। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो जहाँ पे भी कैंडिडेट, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो या वीआईपी का हो, उनको आपस में मना के उसको मूव करा लेना। और इस पे हम लोग लगातार लगे रहे। और ये उसमें वीआईपी पार्टी का अंदर में ये सीट था जहाँ संतोष सैनी लड़ रहे थे, और यहाँ से भी अफजल अली जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के नॉमिनेशन कर चुके थे और वो यहाँ पे लड़ रहे थे। काफ़ी टाइम तक बात हुआ कि वो समर्थन देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए तेजस्वी जी भी काफ़ी मेहनत किए और आके संतोष जी के लिए प्रचार भी किए, लेटर भी निकाल दिया गया, उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। उसके बावजूद भी क्षेत्र में थोड़ा वोट का जो था बिखराव दिख रहा था हमें, और जब बिखराव दिख रहा था, जब उधर से समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे जगह पे हमें, क्योंकि हमारा लड़ाई सिर्फ एक विधायक बनाना नहीं है, हमारा लड़ाई है कि बिहार में सरकार बनाना। और जब सरकार बनेगा तो लाखों लोगों को जो ज़रूरत है वो सब जरूरी पूरा होगा। तो बड़े इंटरेस्ट के लिए कि हमें पता है कि जब हम लड़ेंगे आपस में तो वोट का डिवीज़न होगा, तो इससे नुकसान होना है महागठबंधन का। तो ऐसे जगह पे
जैसे संतोष सानी मेरा छोटा भाई है, वैसे अफजल अली भी हमारे भाई जैसे समान है। तो ऐसे जगह पे एक भाई नहीं मान रहा था, दूसरे भाई को मना के हमने उनको अफजल का समर्थन हमने कर दिया है। और अभी यहाँ पे मजबूती से 2 गुट नहीं होगा, 1 ही गुट होगा। और यहाँ पे अफजल अली कैंडिडेट है महागठबंधन का, और हम लोग पूरी शक्ति के साथ उनको जिताएंगे। और इनके जीतने से हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी जी बनेंगे, डिप्टी सीएम मैं बनूंगा, और राज्य में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबके चेहरे पे खुशी होगा। तो ये बड़ा लड़ाई के लिए हमें छोटा सा त्याग करना पड़ता है। छोटा त्याग करना पड़ा, ये पहले त्याग होता तो समझ में आता। जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है तब आपकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है, तेजस्वी आपके लिए प्रचार करके चले गए तब ऐलान किया जा रहा है। अगर आपको मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ से समर्थन नहीं मिल रहा था तो क्या अब निषाद समाज उनका समर्थन कर पाएगा, वोट ट्रांसफर हो पाएगा? जब उनका नेता अगर समर्थन कर रहा है तो निश्चित तौर पे होगा। रहा कि हम बिखराव नहीं चाहते हैं, मान लीजिए पहले ही हम लोग टिकट दे देते उनको तो वही कैंडिडेट होता। ऐसे बहुत जगह हमने कैंडिडेट दिया है। तो हमारी लड़ाई बड़ी है और हमने त्याग किया, और वो भी अपने आदमी है, उनको हम लोग जिताएंगे। और निषाद समाज जो हमको चाहने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पे अफजल अली को वोट करेंगे, और महागठबंधन को जो वोट है वो मिलेगा। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त लगातार पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, एक ही समस्या जो समझ में आती है कि कहीं मतदाताओं में कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए, क्योंकि जब ईवीएम पे वो बटन दबाने के लिए जाएंगे तो उन्हें वीआईपी के उम्मीदवार का नाम भी दिखाई देगा और आरजेडी के उम्मीदवार का भी नाम दिखाई देगा। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि वोटों का बिखराव वहां पोलिंग बूथ पर हो जाए। जी हाँ, ये हो सकता है क्योंकि समय बहुत कम है और इतनी जल्दी लोगों तक बात पहुंचाना वाकई मुश्किल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोटों का बिखराव साफ तौर पर दिख रहा था। लालू यादव के पत्र लिखने, तेजस्वी यादव के बार बार कहने के बाद भी जो MY, जो महागठबंधन का आधार वोट है, वो अफजल अली के साथ था और इसका एहसास हो गया था। और ऐसी स्थिति में जाहिर है वो सीट जो है वो हारना तय था। दूसरी बात ये थी कि यदि ये यहाँ पर इस तरह के नतीजे आते तो ऐसी स्थिति में दूसरी सीटों पर इसका बहुत असर होता, और वैसी स्थिति में निषाद का जो वोट है वो प्रतिक्रिया में दूसरी जगहों पर MY के साथ खड़ा नहीं होता। पिछली बार आपको याद होगा काराकाट में जब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हो गए, राजपूत का वोट जब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला तो उसकी प्रतिक्रिया का जो चेंज शुरू हुआ वो शाहाबाद में कई सीटों पर देखने को मिला। एक उदाहरण के तौर पर यह साफ तौर पर दिखता है कि इस तरह से कैसे प्रतिक्रियाएं होती है जातियों की। तो यहाँ पर भी यदि निषाद वोट जो है उसको नहीं मिलता MY का वोट, तो प्रतिक्रिया में जो दूसरी सीटें आसपास की थी, क्योंकि निषाद वोटर वहाँ मिथिलांचल में अच्छी खासी संख्या में है, तो वहाँ पर उसका नुकसान होता और फिर इसका जो बिखराव है उसका खामियाजा महागठबंधन को होता। इसके अलावा चूंकि डिप्टी सीएम के उम्मीदवार भी है मुकेश सहनी, तो उनको ये हम कह सकते हैं नीतीश के 21 घंटे के बाद जब मतदान होना है, बहुत देर कर दी जनाब आते आते। अब कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन की वजह से गोड़ाबोराम सीट जो है वो महागठबंधन के हाथ से फिसल जाए। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। 18 जिलों की 121 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, तो वहीं दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सेकेंड फेज के लिए राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दम लगाना शुरू कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वजीरगंज और गयाजी में चुनावी सभा करेंगे। साथ ही रोहतास और सासाराम में भी योगी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी आज वाल्मीकि नगर और चनपटिया में चुनावी प्रचार करेंगी, तो वहीं तेजस्वी यादव आज 18 जनसभाएं करने वाले हैं। एनडीए की ओर से राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको जानकारी दे दें, दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आइए अब आपको खबर देते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में लखनऊ में गरीब लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। योगी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बने हुए 72 फ्लैट्स की चाबी गरीब तबके को सौंपेंगे। लखनऊ के पौष इलाके डालीबाग में बने हुए 72 इन फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी के जरिए हुआ। कल ही ये लॉटरी निकाली गई। इन फ्लैट्स को आर्थिक रूप से पिछड़े हुए यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWF कैटेगरी के लोगों को दिया गया है। मुख्तार अंसारी ने डालीबाग में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बहुमंजिला कोठी बनाई थी। योगी ने पहले उस पर बुलडोजर चलवाया, फिर इस पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाकर इस पौष इलाके में उनका मकान का सपना पूरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जिन फ्लैट्स की चाबी गरीबों को सौंपने जा रहे हैं, उनकी कीमत करीब 10,70,000 रुपए है।
जबकि मार्केट में इसके रेट इससे बहुत ज्यादा है। बाजार भाव के मुताबिक इन फ्लैट्स की कीमत करीब 35 लाख रुपए है। 36.65 वर्ग मीटर साइज वाले इन फ्लैट्स में एक बेडरूम, एक छोटा हॉल, किचन और टॉयलेट की सुविधा है। सभी फ्लैट्स के लिए दोपहिया वाहनों की पार्किंग और सिक्योरिटी की भी सुविधा है, यानी जरूरत के लगभग सभी इंतजाम है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन फ्लैट्स का निर्माण कराया है, जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार लगातार इस खबर पर अपडेट देती रही हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए तो ये बहुत बड़ा तोहफा है, कितनी बड़ी राहत की बात है। उनके अपने सिर पर एक छत होगी, उनकी अपनी होगी। योजना का आयोजन हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अगर अपना घर ना हो तो उसकी तकलीफ समझी जा सकती है। और ये बेचारे गरीब लोग हैं जिनको ये फ्लैट मिला है, और उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये। खासतौर से इसकी जो लोकेशन है मीनाक्षी, अगर आप लखनऊ को जानती हो तो ये बिल्कुल पॉश इलाका है। हजरतगंज मुख्यमंत्री आवास बिल्कुल बगल में है, हजरतगंज बगल में है, 1090 चौराहा है वो बगल में है, गोमती नगर पास है। तो बिल्कुल जो शहर का दिल कहा जाता है उसमें ये फ्लैट बनाए गए हैं। सामने करीब 20 मीटर चौड़ी सड़क है, एक पार्क भी बनाया गया है। तो यानी जिनको ये फ्लैट अलॉट हुए हैं उनकी तो किस्मत खुल गई है, आप कह सकती हैं। करीब 8000 लोगों ने अप्लाई किया था और लॉटरी में ये 72 फ्लैट्स अलॉट हुए हैं। ये पूरा इलाका करीब 2400 मीटर का है, जिसको मुख्तार अंसारी ने कब्जा कर रखा था। और यूपी में सिर्फ यही नहीं, करीब 600 का आशियाना मिल रहा है। रुचि, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।